ओके तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो हमारे इस मतलब जो टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट पार्ट है। तो हम लोग आज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग तो अब तक हम लोगों ने किया ही है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। फिर भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है ये पता करने के लिए हम लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग और इसमें डिफरेंस क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, देखो मार्जिनल कॉस्ट सीखा था मार्जिन, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट को लेके बात करता है इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग या फिर डायरेक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली यहाँ पर ये मार्जिनल कॉस्टिंग हमें डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये डिसीजन मेकिंग टूल्स है मेनली। और इसमें क्या है, मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है टोटल कॉस्ट जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट किस तरह से बन सकता है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और एक तो वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही होता है कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, उसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 1000 यूनिट हमें प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 5000 और वेरिएबल कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगा, 5000 प्लस 1000 इंटू 5, 5000, तो ये हो जाता है 10,000। लेकिन अगर हमारा आउटपुट या फिर वॉल्यूम जो भी बोल लो, अगर 1 यूनिट भी बढ़ जाता है तो हमारा प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1001। तो हमारे टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस आएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा 5000, बट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 1001 इंटू 5, दैट इज 5005। तो ये हो जाएगा 10,005। ठीक है, तो ये जो 5 रुपीज का जो चेंजेस आया, ठीक है, चेंजेस कितने का है, एक यूनिट चेंज होने पे मतलब एक यूनिट वॉल्यूम चेंज होने पे हमारा जो कॉस्ट है वो चेंज हुआ है, टोटल कॉस्ट ₹5। तो ये जो 1 यूनिट चेंज होने पे जितना चेंज हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो मेनली वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे चेंजेस होता है, इसीलिए इसको वेरिएबल कॉस्ट, इसका नाम वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी रखा गया है। ठीक है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो टोटल कॉस्ट को लेके, मतलब उसमें टोटल कॉस्ट भी प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी सेम यही होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ये भी सेम ही है, ये भी टोटल कॉस्ट को लेके बात करता है, लेकिन यहाँ पर टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसे ये दोनों को मिला के यहाँ पर बोला जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों ही इफेक्टेड होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट, इसीलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को बोला जाता है फुल कॉस्टिंग भी बोला जाता है, फुल कॉस्टिंग टेक्निक। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का भी इफेक्ट लिया जाता है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का इफेक्ट नहीं लिया जाता, वो कांस्टेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का जो इफेक्ट है उसे भी हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो एक्चुअली देखो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने का 2 कॉस्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट और एक होता है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। तो पीरियड कॉस्ट और एक प्रोडक्ट कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है, प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब मानता है कि वेरिएबल कॉस्ट है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट दोनों को मिला के ही प्रोडक्ट कॉस्ट मानता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट और मतलब वेरिएबल और फिक्स दोनों को मिला के ही प्रोडक्ट कॉस्ट मानता है, वो पीरियड कॉस्ट को भी प्रोडक्ट कॉस्ट मान लेता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमें डिसीजन लेने में मेनली हेल्प करता है वो वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्ट कॉस्ट मानता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, देखो, मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या होता है डिफरेंस, देखो, इट इज यहाँ पर लिखते हैं, इट इज नहीं, इसमें लिखो दिस टेक्निक only, in this technique only variable cost is treated as product cost. 'Cause, 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 'cause,
fixed cost is treated as period cost and charged to PL for that period. ठीक है, charged to PL for that period, जो कि अभी मैंने समझाया। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? इट इज अ टोटल कॉस्ट टेक्निक and all costs यानी fixed and variable, whether fixed or variable, treated as product cost, दोनों ही प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट किया जाता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है? देखो इसका इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे मार्जिनल और इधर हम लोग लिख रहे थे एब्जॉर्प्शन। स्टॉक आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट, ओनली, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह रहेगा या फिर जो भी स्टॉक वगैरह रहेगा उसमें मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट का ही इफेक्ट दिखेगा हमें इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। बट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसमें क्या हो जाएगा? द स्टॉक्स आर वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट which include both fixed and variable cost, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट कॉस्ट में कंसीडर होगा तो फिर जो प्रोडक्ट कॉस्ट बनेगा उसी से तो हमारा स्टॉक बनेगा, तो वो स्टॉक में दोनों कॉस्ट इंक्लूडेड रहेगा इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और इसमें और एक डिफरेंस लिखते हैं, मैनेजरियल डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग टूल है तो मैनेजरियल डिसीजंस आर, इसमें जो डिसीजन है वो बेस्ड होता है हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पे यानी कंट्रीब्यूशन पे। कंट्रीब्यूशन दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से अगर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग हटा देते हैं तो उससे कंट्रीब्यूशन मिलता है। कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने सारा डिसीजन लिया है। ऐसा हम लोग क्वेश्चन में मतलब जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है क्वेश्चन जितने तरह का उसमें हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। विच इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। और इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होगा? मैनेजरियल डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? आर बेस्ड अपॉन प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इसमें? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमें फिक्स वेरिएबल देखना ही नहीं है, टोटल ही ले लेना है, फिक्स एंड वेरिएबल। तो इसका इफेक्ट किस तरह से हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने समझ तो लिया क्या होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग दो टेक्निक से करेंगे तो दोनों केस में अलग अलग प्रॉफिट आएगा प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर देखो जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें दिया हुआ है कि Super Products Limited prepares monthly income statement data relating to the months of March and April 2012 are given below. ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है मार्च और अप्रैल का, प्रोडक्शन यूनिट्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। हम लोग को इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है फॉर मार्च एंड अप्रैल अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो हमें पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पूरा सेम डेटा को लेके हमें एक बार प्रॉफिट चेक करना है, इनकम स्टेटमेंट यानी पीएल। ठीक है, तो हमें इनकम स्टेटमेंट एक बार प्रिपेयर करना है रिगार्डिंग मार्जिनल कॉस्टिंग और एक बार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
तो पहले हम लोग कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। पर्टिकुलर और 2 मंथ का हम लोग को पता है, 2 मंथ्स, मार्च एंड अप्रैल। तो मैं इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करना है, यानी हमें इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, यानी हमें पीएल एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो इनकम स्टेटमेंट हम लोग इसीलिए ही प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता चले हमारा प्रॉफिट कितना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन है 500 यूनिट और 400 यूनिट, और सेल्स है 350 और 520। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितना क्वांटिटी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि कितना हमारे पास कुछ भी ओपनिंग स्टॉक वगैरह था तो कितना है, जैसे मार्च में नील, अप्रैल में है, तो इसे एडजस्ट करेंगे। सेलिंग जो भी यूनिट 3 तरह का दिया हुआ है, एक प्रोडक्शन, एक ओपनिंग और एक सेल्स दिया हुआ है, और कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी हमें उसके साथ कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर बताया है कि फीफो बेसिस पे हमें करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है, और यहाँ पर सारा वेरिएबल कॉस्ट हमें चेक करना है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो मार्च में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है, देखो 500 यूनिट और 400 यूनिट, ठीक है, 500 यूनिट और 400, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है 10,000 और 10,000। तो कितना खर्चा हो गया होगा, 500 यूनिट इंटू रुपीज 10,000, तो ये हो जाता है 50 लाख, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है 400 यूनिट, ये भी 10,000, 400 10,000 दोनों में सिमिलर है। 400 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज 10,000, तो ये हो जाएगा 40 लाख। तो ये आ गया रुपीज। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें पता चल गया इतना हो रहा है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि हम लोगों ने देखो कौन सा लिया, वेरिएबल कॉस्ट डेटा, मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद है सेलिंग। तो पहले हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ले लिया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री था। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री होता है, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन के साथ क्या ऐड करेंगे, तभी तो हमें क्लोजिंग पता चलेगा। प्रोडक्शन के साथ हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, कितना हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, कितना पहले से था, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लेस कर देना पड़ेगा हमें। तो पहले यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग एक तो है नील और दूसरा वाला है 150 यूनिट। तो पहले नील जो है उसे लिख देते हैं, और 150 यूनिट का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 150 यूनिट का हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हमें बोला गया है कि फीफो बेसिस पे करना। यहाँ पर देखो हमारा ओपनिंग तो कुछ दिया नहीं अलग से प्रोडक्शन कॉस्ट, तो फिर यही वाला हम लोग ले लेंगे 10,000, ठीक है, यही वाला हम लोग ले लेंगे क्योंकि कुछ अलग से दिया नहीं है। तो हम लोग 10,000 यूनिट करके इसे लेंगे। तो 150 और 10,000, तो ये हो गया 15 लाख। उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट होगा, देखो अगर हम लोगों ने ओपनिंग है 0, प्रोडक्शन किया है 500, 350 यूनिट सेल हुआ है, तो फिर कितना यूनिट बचेगा क्लोजिंग स्टॉक में, माइनस करने से ही पता चलेगा।
तो 150 यूनिट हो रहा है। 500 में से अगर 350 यूनिट सेल हो जाएगा तो 150 यूनिट जो है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा और 10,000 के बेसिस पे इसका वैल्यू भी हो जाएगा 150 लाख। तो 150 और उसके बाद 4 जीरो। नेक्स्ट इसमें कितना हो जाएगा, 150 ओपनिंग था प्लस प्रोडक्शन यानी 550 से 520 सेल हो गया तो 30 यूनिट्स जो है क्लोजिंग स्टॉक होगा। और 30 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें भी 10,000 करके ही होगा। तो 30 यूनिट्स का, क्योंकि 400 का अगर 10,000 है तो 30 यूनिट का 30 और 1000 और एक जीरो होगा, 30 इंटू 10,000। तो अब हमें पता चल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगा जो हम लोगों ने सेल किया था। वेरिएबल, यहाँ पर हमेशा वेरिएबल लिखना चाहिए क्योंकि हम लोग वेरिएबल ही इसमें कंसीडर करेंगे। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। तो 50 लाख से 150 लाख, तो यहाँ पर 2 to 4 to 6 2 to 4 अच्छा यहाँ 50, ये हो गया 35 लाख और ये हो जाएगा 40 और यहाँ पर 15। 40 से 30 लाख माइनस कर देंगे 10 लाख, 10 लाख प्लस 15 यानी हो जाएगा 40 लाख माइनस 30 लाख, तो ये हो गया 40 लाख से 30 लाख माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 लाख और ये 25 लाख। एक मिनट चेक करते हैं। करते हैं यहाँ पर यूनिट जो है उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि ये 500 यूनिट्स के लिए है ताकि हमारा कैलकुलेशन सही हो। प्रोडक्शन है, फिर उसके बाद ओपनिंग है नील और वो है 150, तो ये है नील, ये 500 यूनिट, ये 400, ये नील वैल्यू है, सॉरी ये वाला, ये नील वैल्यू है और ये है 150 के लिए। तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। 150 यूनिट इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा 15 और 50। अच्छा ये ओपनिंग स्टॉक, ये जो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर 150 दिया हुआ है, इसका जो क्लोजिंग होगा वही उसका ओपनिंग होगा। तो 500 माइनस 350, तो ये 150 हो रहा है। 150 इंटू 10,000 फिर से चेक करते हैं, 15 और 50, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 15 और 50। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 150, तो ये क्लोजिंग स्टॉक 150 यूनिट्स हो जाएगा। तो 150 और 50, 15 और 50, तो ये माइनस करके हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया 35 लाख, 35 लाख, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी है हमारा ये चेक कर लेते हैं एक बार। 40 ये हो गया 55 लाख माइनस 30 लाख।
अच्छा ये 30 लाख भी एक बार चेक कर लेते, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 150 था ओपनिंग प्लस 400 हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है और सेल किया है 520, तो बचा, फिर से एक बार चेक करते हैं, 150 पहले से ही था, 400 हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है, तो टोटल बन जाता है 550, 550 से 520 जो है ये सेल हो जाता है, तो 30 यूनिट्स बचता है, ठीक है, ये 30 यूनिट्स के लिए होगा, तो 30 यूनिट्स इंटू 10,000, तो ये हो जाता है 3 लाख। अच्छा ये गड़बड़ है, 3 लाख होगा ये। तो ये हो जाएगा 52 लाख, ये हो गया 52 लाख, ये 30 यूनिट्स के लिए है, ये 150 यूनिट्स, ये 400 यूनिट्स, तो फिर सेल यहाँ पर आ जाएगा, देख लो एडजस्ट करके इतना ही आना चाहिए, 520 आना चाहिए, तो 400 प्लस 150 माइनस 30, तो 520 यूनिट्स। ये मैंने समझने के लिए बता दिया। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड हमारा आ गया। अब सेल करने के लिए सेलिंग देखो और क्या वेरिएबल है, सेलिंग कॉस्ट है पर यूनिट सोल्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, तो क्वांटिटी सोल्ड कितना है, क्वांटिटी सोल्ड है 350, 350 इंटू 3000, तो 350 इंटू 3000, तो ये हो जाएगा 10,50,000 प्लस 35, 45,50,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, इसको लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। सिमिलरली इधर भी हम लोग को चेक करना है, इधर हो जाएगा 3000 इंटू 520, तो 3000 इंटू 520, तो ये हो गया 15,60,000 प्लस 52 लाख, 67,60,000, ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल देख लेंगे, सेलिंग प्राइस के हिसाब से सेल कितना होगा, फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रॉफिट कितना होगा। तो सेल्स वैल्यू 24,000 के रेस्पेक्ट में है, 24,000 इंटू 350, 84 लाख, तो फिर प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 84 लाख माइनस 45,50,000, तो प्रॉफिट हो जाएगा 38,50,000। ये टोटल कंट्रीब्यूशन बोलेंगे इसमें, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर रहे थे, इसे प्रॉफिट नहीं, पहले हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन, 38,50,000, और यहाँ हो जाएगा सेल्स वैल्यू 24,000 इंटू 520, 12,48,000, सॉरी 1,24,80,000, 1,24,80,000 माइनस 67, 60 एंड 30, तो ये हो गया 57,20,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से लेस करना है हमें फिक्स्ड कॉस्ट, तो पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर देखो कितना है, ये है 26 लाख, यहाँ भी है 26 लाख, तो 26 लाख माइनस करेंगे, $31,20,000, 38,50, 12,50,000
तो ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। बिल्कुल जस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक था तो वही हम लोगों ने यहाँ पर एडजस्ट किया। अब हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होगा। इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पर्टिकुलर मार्च अप्रैल। तो पहले वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे उसमें लिया था हम लोगों ने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, तो ये इसमें भी जितना है तो उतना ही आएगा। ये 2 पॉइंट यानी 50 लाख और 40 लाख। फिर फिक्स्ड वाला भी यहाँ लेना है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, जो कि हम लोगों ने वहां पर नहीं कंसीडर किया क्योंकि वो था मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस में। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 20 लाख 20 लाख, तो ये दोनों ही लेना पड़ेगा। अभी हम लोग सिर्फ ले रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो 20 लाख फिर से 20 लाख, तो ये टोटल हो जाएगा 70 लाख। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये तो नील था। और क्लोजिंग स्टॉक भी देख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाएगा तो चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होगा 500 में से 350 यूनिट अगर हम लोग सेल कर देते हैं, तो जैसा कि पहले आया था यूनिट तो उतना ही रहेगा, दैट इज 150 हो जाएगा। और यहाँ पर फिनिश स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, ये देखो 70 लाख अगर कितने यूनिट के लिए है, 500 यूनिट के लिए है, तो फिर 150 के लिए कितना होगा, तो 150 इंटू 70 लाख डिवाइडेड बाई 500, तो ये हो जाएगा 21 लाख। और हम लोग कह सकते हैं ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ही नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 150 प्लस 400, 30 यूनिट्स आया था हमारा, 30 यूनिट्स। अब इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 30 यूनिट्स, तो अच्छा ये 6 होगा, 60 लाख। तो 60 लाख अगर 400 यूनिट्स के लिए है, 60 लाख अगर 400 यूनिट्स के लिए है प्रोडक्शन कॉस्ट, तो फिर 30 के लिए कितना हो जाएगा, 30 इंटू 60 लाख डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ जाएगा 4,50,000। अब इसे देख लेते हैं कितना होता है, ये 49 लाख हो जाएगा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, कॉस्ट ऑफ
क्वांटिटी सोल्ड, और ये हो जाएगा 60 लाख प्लस 21 लाख, 81 लाख माइनस 4,50,000, तो 76,50,000। ये हो गया क्वांटिटी सोल्ड, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। अब इसमें हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, तो ये उतना ही होगा जितना इस केस में हुआ था, 10,50,000 और 15,60,000। 10,50,000, 15,60,000, और फिक्स्ड, यहाँ पर फिक्स्ड भी ऐड हो जाएगा, 6 लाख 6 लाख। टोटल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, तो 49 लाख प्लस 6 लाख, 49 लाख प्लस 6 लाख, तो ये हो जाता है 55 लाख प्लस 10, यानी ये हो जाएगा 65,50,000, और ये हो जाता है 76,50,000 प्लस 15,60,000 प्लस 6 लाख, 98,10,000। अब सेलिंग वैल्यू माइनस करेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। सेल्स वैल्यू तो उतना ही होगा जितना यहाँ आया था, सेल्स वैल्यू 84 लाख और 12,40,000, तो 84 लाख और 12,40,000 ये माइनस कर देते हैं। सेल्स वैल्यू 84 लाख और 12,48,000, और यहाँ हम क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट पता चल जाए, माइनस कर दो 12,48,000, तो ये हो जाएगा 84 लाख माइनस 65,50,000, तो ये हो जाएगा 18,50,000। और यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट 98,10,000, 12,40,000, 48,000 माइनस 98,10,000, 98,10,000 किससे कर सकते हैं, 12,48,000, 12,48,30 माइनस 981 और 40, 8,56,200, 85,62,000, 85,62,000। तो हम लोगों को क्या करना है, इसी तरह से अगर हमें कभी भी दे कि इनकम स्टेटमेंट हमें कैलकुलेट करना है अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन, तो मार्जिनल में हमें फिक्स्ड कॉस्ट को रेलेवेंट कर देना है, जबकि एब्जॉर्प्शन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट को रेलेवेंट करना है, यानी फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों ही लेना है। तो दो क्वेश्चन इसमें है, ये दो तुम लोग का होमवर्क रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 41। तो इसी तरह से यहाँ पर भी तुम लोग को कैलकुलेट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो मार्जिनल कॉस्टिंग का कुछ बाकी है क्वेश्चंस, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे।
कुछ होमवर्क हमारा पेंडिंग है, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 2 3, बहुत सारे बाकी 1 2 3 5 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है एक कंपनी has earned contribution of 2 lakh। कंपनी का कंट्रीब्यूशन है 2 लाख एंड नेट प्रॉफिट है 1,50,000 ऑन सेल्स ऑफ 8 लाख। 8 लाख में 1,50,000 जो है नेट प्रॉफिट है। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। पीवी रेशियो इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो देखो कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन है 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इनटू 100। 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इनटू 100, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इनटू 100, तो ये हो गया 25% कंट्रीब्यूशन। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1,50,000 और पीवी रेशियो है 25%, तो ये हो गया ₹6। क्वेश्चन नंबर 2, margin of safety 2,40,000 which is 40% of sales, PV ratio 30%, calculate BP and profit on sales of 9 lakh। तो हमें ब्रेक इवन सेल्स बोला है, तो ब्रेक इवन सेल्स मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो बीईपी सेल्स हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख, नहीं फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं दिया हुआ है बीपी। प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है 9 लाख के ऊपर प्रॉफिट, कैलकुलेट बीपी एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स 9 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2,40,000 व्हिच इज 40% ऑफ सेल। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करें? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू अगर प्रॉफिट होता है तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे मैंने किया है फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो, और सेल्स कितना है? सेल्स है देखो 9 लाख और पीवी रेशियो 30%, तो 9 लाख इंटू 30% माइनस प्रॉफिट, सॉरी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है
फिक्स्ड कॉस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,40,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2,40,000, तो पहले इसे यूज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कैलकुलेट होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अभी हम लोगों ने देखो एक फॉर्मूला सीखा है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या होता है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो कितना है 30%, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 2,40,000 इंटू 30% इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 72,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो 72,000 अगर प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट तो पता चल गया, कंट्रीब्यूशन है 2 लाख, नेट प्रॉफिट है, सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2,40,000 विच इज 40% ऑफ सेल, 40% ऑफ सेल, पीवी रेशियो, कैलकुलेट बीईपी एंड प्रॉफिट ऑन सेल। तो बीईपी का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का एमओएस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 40% दिया हुआ है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2,40,000, तो सेल्स कितना हो जाएगा, तो सेल्स हो जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.4, 6 लाख। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल्स कितना है 6 लाख, पीवी रेशियो 30%, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, प्रॉफिट आया हमारा 72,000, तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 1,80,000 माइनस 72,000। तो 1,08,000 फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, $3,60,000 हो जाएगा बीईपी, और हम लोगों से पूछा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 9 लाख पे प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 9 लाख, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो यानी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। सेल्स है 9 लाख और पीवी रेशियो 30%, माइनस 1,08,000, तो 2,70,000 माइनस 1,08,000, 1,62,000। तो एक बार देखो हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों से पूछा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ था और जो था 40% ऑफ सेल, और हम लोग को पूछा था बीईपी कितना होगा। तो बीईपी हमारा 3,60,000 आया। हम लोग चाहे तो इसका एक शॉर्टकट भी कर सकते थे। देखो इसमें क्या हो जाता है, अगर हम लोग को पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, एक्चुअल सेल्स से अगर हम लोग बीईपी लेस कर देते हैं तभी हमारा क्या आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% बताया है तो सेल्स 100 होगा तो बीईपी कितना हो जाएगा 60। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे 2,40,000 इक्विवेलेंट टू, तो ये ज्यादा इजी हो जाता है। ये वाला एक बार प्रोसीड्यूर जो है वो देख लो,
ये इससे भी हो जाएगा, देखो बीपी हो जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाई 40% इंटू 60%, 3,60,000 हो जाएगा बीपी। और बीपी आ जाएगा तो हमें पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेल, अब 9 लाख के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, तो 9 लाख के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, तो हमें पीवी रेशियो तो पता ही है, 9 लाख इंटू 30% करेंगे तो हमें पीवी रेशियो पता चल जाएगा, मतलब हमें कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए तो हम लोग को प्रोसीड्यूर करना ही है, ठीक है, लेकिन हम लोग चाहे तो बीपी इस तरह से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में था पीवी रेशियो 50%, मार्जिनल सेफ्टी रेशियो 40%, कंप्यूट नेट प्रॉफिट इफ सेल्स इज 1 lakh। पीवी 50%, एमएस 40%, नेट प्रॉफिट कितना होगा इफ सेल 1 लाख, सेल अगर 1 लाख का है तो कितना होगा। तो पीवी रेशियो दिया हुआ है 40%, तो सेल्स इक्वल टू क्या हो जाता है, सेल्स इक्वल टू हो जाएगा फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मींस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो देखो हमें कंट्रीब्यूशन तो पता चल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो सेल्स कितना है, सेल्स है 1 लाख और पीवी रेशियो है 50%। हमें फाइंड आउट करना है फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो ये हो जाता है 1 लाख पे 50% यानी 50,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, पीवी रेशियो दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% है तो ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा 60%। तो ब्रेक इवन सेल्स मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल हो जाएगा 1 लाख का 60%, 60,000 इंटू पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है 50% इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 30,000। तो 50,000 माइनस 30,000 इक्वल टू प्रॉफिट, therefore profit equal to 20,000। प्रॉफिट इक्वल टू हो गया 20,000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 और 8। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स ए सिंगल प्रोडक्ट एक्स whose selling price is 40 per unit and variable cost is 16 per unit. Fixed cost दिया हुआ है 4,80,000 per annum and the annual sales are 60%. Margin of safety, calculate the ratio of net return on sales assuming income tax 40%. फोर्टी पर यूनिट है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, एनुअल सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नेट रिटर्न। तो नेट रिटर्न हम लोग को देखना है, तो सेल्स पहले ढूंढना पड़ेगा, सेल्स कितना है। तो सेल्स के लिए हम लोग क्या करें, बीपी हमें दिया हुआ है
बीपी इक्वल टू क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, देखो बीपी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 4,80,000 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 60%। ठीक है, तो 4,80,000 और पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 40 माइनस 16 सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हो जाता है 60%। तो 60%, 4,80,000 का 60% 8 लाख हो जा रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट यानी ब्रेक इवन सेल्स हम लोग को पता चल गया 80 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईएस या फिर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 60%, ठीक है। एक्चुअल सेल्स कितना हो जाएगा, वही हमें फाइंड आउट करना है 8 लाख, और ये हो गया एक्चुअल सेल्स। तो 60% मतलब 0.6, तो एएस 0.6 एएस माइनस एएस इक्वल टू माइनस 8 लाख। तो माइनस 0.4 एएस इक्वल टू माइनस 8 लाख। देयरफॉर एएस यानी एक्चुअल सेल्स 8 लाख डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये हो जाएगा 20 लाख। तो ये हो गया 20 लाख। अब हमें एक स्टेटमेंट रेडी करना है, तो एक्चुअल सेल्स 20 लाख, कंट्रीब्यूशन 20 लाख के ऊपर 60%, क्योंकि पीवी रेशियो से ही कैलकुलेट होता है, तो 4,80,000 लेस फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 12 लाख, सॉरी ये हो जाएगा 12 लाख, मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसे 20 लाख ही लिख लेते हैं, 12 लाख फिक्स्ड कॉस्ट, इससे माइनस कर देते हैं कंट्रीब्यूशन, और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट हो रहा है 4,80,000। तो सारा माइनस करने से आ जाएगा 20 लाख माइनस 12 लाख माइनस 4,80,000, तो ये हो जाएगा 3,20,000। फिर से एक बार चेक करते हैं, 20 लाख माइनस 12, 8 लाख, 3,20,000, फिर इसमें टैक्स लेस करेंगे 40%। Actual sales 20 lakh, contribution
सा गलत हो रहा है कैलकुलेशन। एक्चुअल सेल्स 20 लाख लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना है सेल्स से, अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट है 60% है एंड द एनुअल सेल्स आर 60% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आया था हमारा 40 माइनस 16, ये 60% आया था कंट्रीब्यूशन। तो हम कंट्रीब्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन से अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट हटा देंगे, क्योंकि एक्चुअल सेल से तो कंट्रीब्यूशन माइनस नहीं कर सकते, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 20 लाख का 60%, तो ये हो जाएगा 12 लाख माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 4,80,000, 7,20,000 और लेस टैक्स at the rate of 40%, 2,88,000, तो 4,32,000 आ जाएगा पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और हमें पूछा है नेट रिटर्न, तो नेट रिटर्न का परसेंटेज पूछा था, तो नेट रिटर्न हो जाएगा 4,32,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 21.6%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। A company has a margin of 20% earn a profit of 4 lakh if its PV ratio is 40%. Calculate the current sale and fixed cost. क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें बोल रहा है कि ब्रेक इवन, यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग। 8 में है कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। 4 लाख डिवाइडेड बाय 0.40 यानी 40%, 10 लाख हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एमएस रेशियो भी हमें पता है, एमएस रेशियो मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज 10 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 0.40 into sales equal to 10 lakh, therefore sales equal to 10 lakh by 0.4, सॉरी एमएस रेशियो है 20% है, एमएस रेशियो 20%, तो ये हो जाएगा 50 लाख। सेल्स हो गया 50 लाख, बीपी हो जाएगा सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो 50 लाख माइनस 40 लाख, नहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आया है 10 लाख, माइनस वाला वैल्यू लिखते रहते 10 लाख, तो ये हो जाएगा 40 लाख। और फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहा है, तो हमें पता है कि बीपी इक्वल टू क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो 40 लाख इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है 40%, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 16 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 16 लाख।